नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी यहाँ पे क्लासेस तो चल ही रही है कंटिन्यू, जिसमें हम थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं सीडीपी का। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर कराते जा रहा हूँ। तो आज की जो हमारी जो सीरीज़ होने वाली है वो पूरी बेस्ड रहेगी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमारे थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन की ओर लेके जाना चाहूँगा जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो इस सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ज़मीनी स्तर पे आप लोग देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज आप लोगों के स्क्रीन पर, और ये रहा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन को मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था, डिस्क्राइब किया था और बताया था कि ये कौन सी भाषा से जुड़ा हुआ है, कौन से भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी है, फ्रेंच दिया है, दूसरा है लैटिन, तीसरा है ग्रीक और चौथा है जर्मन। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका राइट आंसर लैटिन। जी हाँ साथियों, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लैटिन जो भाषा है इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन जिसको हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। तो व्याख्या इसकी क्या कहती है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से आई हुई है। कहां से? मोटम, MOTUM, मोटम, तथा मोवेरे, इन दोनों शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूव करना, अर्थात मोटर, और मोटर या मूव करने से जुड़ा हुआ है हमारा मोशन। मोशन मतलब जिसमें हमारी गति दिखलाई पड़ती है, अर्थात मोशन को ही हम गति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन शब्द एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट्स है कह सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के गतिशीलता को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से और मोवेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? गतिशीलता या गति करना। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यह क्वेश्चन है, किस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं? एक तो सकारात्मक ऑप्शन है, सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा, सी ऑप्शन है उपलब्धि प्रेरणा, या डी उपयुक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। तो किस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा कहेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर, सही उत्तर आपको बताना है सकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा को ही हम आंतरिक प्रेरणा से जोड़ के देखते हैं साथियों। ठीक है, अब व्याख्या भी थोड़ी सी देख लें कि सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, जिसमें जैविक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा तथा अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो देखिए, इसके कितने सारे हमने नाम गिना दिए कि सकारात्मक अभिप्रेरणा को हम आंतरिक प्रेरणा, जैविक प्रेरणा, प्राथमिक प्रेरणा, प्राकृतिक प्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा और अनसीखी, जिसको हम सीखते नहीं है, व्यवहारिक तौर पे हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, इस सारी प्रेरणा को हम आंतरिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे स्लाइड पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम में सबसे उत्तम क्या होगा? मतलब सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या होता है अधिगम में? क्या अभिरुचि होगी, या फिर अभिवृत्ति होगी, बुद्धि होगी, या फिर अभिप्रेरणा होगी? क्या होना चाहिए? अधिगम का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, सीखना, सीखने की प्रक्रिया का नाम ही अधिगम है। अब अधिगम में क्या विशिष्ट हो सकता है? हालांकि सभी चीजें जरूरी चीजें हैं, बुद्धि भी होनी जरूरी, अभिवृत्ति भी होनी जरूरी, अभिरुचि भी जरूरी, अभिप्रेरणा भी जरूरी, लेकिन उच्चतम लेवल पे, सर्वश्रेष्ठ लेवल पे अगर किसी चीज की बात होगी तो वो रहेगा दोस्तों अभिप्रेरणा, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। आपको अगर किसी बच्चे को आप अधिगम करा रहे हैं तो उसमें अगर मोटिवेशन अगर आ जाए, मोटिवेशन अगर आपने उसमें और बढ़ा दिया,
तो फिर उस बच्चे की सीखने की क्षमता, अधिगम की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही व्याख्या में कहा गया है कि अभिप्रेरणा के 4 घटक, 4 स्रोत मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो आवश्यकता बताया था जिसको हम नीड कहेंगे, चालक जिसको ड्राइव कहेंगे, प्रोत्साहन एक प्रकार से जो है प्रोत्साहन करने वाली बात है, उद्दीपन वाली बात है, और लास्ट आपका प्रेरक आ जाता है, ठीक है, मोटिवेशन के तौर पे। तो ये 4 एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था जो अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अभिप्रेरणा के 4 घटक के तौर पे। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई लॉजिक आप नहीं लगा सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत में यहां पे ऑप्शन दिया है एटकिंसन, गिलफोर्ड, अब्राहम मैस्लो और फ्राबेल। इसमें से राइट आंसर आपको लेना है साथियों ए ऑप्शन एटकिंसन। एटकिंसन, जी हाँ, व्याख्या आपको ध्यान रखनी कि अब्राहम मैस्लो ने अपनी एक बुक आई थी उनकी, और उस बुक का नाम क्या है, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। क्या है साथियों, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत का प्रतिपादन की यहां पर बात रखी गई थी, जिसमें 1954 के आसपास ईस्वी में इस बुक की पब्लिश हुई थी, ठीक है, मतलब इसकी पब्लिकेशन यही मानी गई है, ठीक है। तो 1954 के आसपास में इसका प्रतिपादन का तिथि माना गया, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्राहम मैस्लो की बुक में ये वर्णित है, और सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एटकिंसन के माध्यम से कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निष्पत्ति प्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो निष्पत्ति प्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पे आपको मैक्लीकैंड का नाम याद रखना है, जिसमें देखिए एटकिंसन, मैक्लीकैंड, गिलफोर्ड और फ्रायड, इन चारों में से आपको कहना है क्या, मैक्लीकैंड। अब मैक्लीकैंड में थोड़ी सी व्याख्या देखें कि उपलब्धि अभिप्रेरणा, जिसको हम निष्पत्ति प्रेरक भी कहते हैं। देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं, तो निष्पत्ति प्रेरक भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, निष्पत्ति प्रेरक, ठीक है। इससे तात्पर्य क्या होता है कि श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा अचीव करने वाली बात होती है, एक उपलब्धि वाली बात होती है, पूर्ण श्रेष्ठता के साथ जो है उस स्तर पर चीज़ों को प्राप्त करने वाली बात होती है, और यहीं से ये इच्छा जुड़ी हुई है, जिसको हम निष्पत्ति प्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा से जोड़ के देखते हैं। 6वें नंबर पे आपका एक और क्वेश्चन है। ये 6वां क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। एक तो विलियम मैकडूगल है, दूसरा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, तीसरा है विलियम जेम्स और चौथा है विलियम वुंड। तो साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन होना है वो रहेगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। व्याख्या भी थोड़ा सा इसका देखते हुए चलेंगे। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 ईस्वी के आसपास में माना गया है, जिसमें विलियम मैकडूगल ब्रिटेन से जो जुड़े हुए हैं इन्हीं को ही ये श्रेय जाता है उसके प्रतिपादक के तौर पे, मतलब जनक के तौर पे। और इनका मत क्या था, इनका मानना क्या था कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती है, मतलब शुरुआत होती है वहीं से उसका शुभारंभ होता है, इसलिए मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्राणी की वह जैविक अवस्था जो किसी कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्राणी की वह जैविक अवस्था जो किसी कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। तो भैया ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसका राइट आंसर अंतर्नोद होगा या प्रोत्साहन होगा, प्रेरणा होगा या फिर प्रेरक होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की जब बात होगी साथियों तो याद रखना है आपको कि राइट आंसर फिर से आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, जहां पर हम प्रेरक की ही बात करेंगे। ठीक है, मोटिव की भी बात करेंगे। यहां पर आवश्यकता, चालक और उद्दीपन, इन तीनों का योग समावेश जो है वो प्रेरक या अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा कार्य करने की क्या है, वह प्रवृत्ति है जो आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा व्यवहार को दिशा और उद्देश्य दोनों प्रदान करने में सक्षम है।
अर्थात दोनों को प्रदान करती है। तो अभिप्रेरणा व्यवहार को क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है, दिशा देती है और उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोग भी करती है। तो मोटिवेशन का यहाँ पर जैसे प्रेरक, कई बच्चों ने प्रेरक समझा, तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है और प्रेरक क्या है, दोनों एक ही चीज़ है भाई, इसमें अलग अलग डिफरेंस नहीं है। प्रेरक बोलो या अभिप्रेरणा बोलो, दोनों एक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साथियों, कौन सा कथन असत्य है, गलत है, आपको बताना है। एक तो है मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती है। दूसरा आवश्यकता और चालक अंतर्नोद समान परस्पर समानांतर नहीं होते, ऐसा कहा जा रहा है। समान नहीं समानांतर होते हैं ऐसा कहा जा रहा है। समान का मतलब तो डायरेक्ट इक्वल होता है और समानांतर का मतलब एक दूसरे के लगभग पैरेलल। ठीक है, चालक आवश्यकताओं का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। या डी ऑप्शन, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी प्रकार की बताई है, 3 प्रकार की बताई है। तो ये 4 बात तो अलग अलग कह दिया, अब इसमें गलत को आपको छांटना है। तो इसमें गलत क्या है, आपने सारे चीज़ों को पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां 3 प्रकार की बताई है, ये गलत है। उन्होंने सिर्फ 2 प्रकार से बताई है। क्या क्या बताया उन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है और इन्होंने सिर्फ 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। एक तो है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोज कहेंगे, और दूसरा है मृत्यु प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको थैनाटोस कहेंगे। क्या कहेंगे, थैनाटोस कहेंगे। तो सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मूल प्रवृत्तियां आपको गिनानी है, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए साथियों। प्रतिबद्धता और परिणाम ज्ञान का खाली स्थान का एक प्रकार है। बाह्य प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा। तो प्रतिबद्धता की बात की जाए या परिणाम की, ज्ञान का खाली स्थान होता है तो आपको बता दूं कि ये एक क्या होता है, बाह्य प्रेरणा का स्रोत है। प्रतिबद्धता और परिणाम बाह्य प्रेरणा का एक प्रकार है, स्रोत है। तो व्याख्या में क्या ध्यान रखनी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से बिल्कुल नहीं करता, किसी बाह्य दबाव, पुरस्कार, प्रशंसा आदि को लेकर क्या होता है, मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है, तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे, जिसको हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक, नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ा जाए फिर से। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे प्रतिबद्धता और परिणाम ज्ञान का खाली स्थान होता है। तो आपको मैंने बताया कि यह एक बाह्य प्रेरणा है और बाह्य प्रेरणा को ही हम क्या कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप लोगों के स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दृष्टि मेडिकल कॉलेज में, दृष्टि एक लड़की है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन से कठिन क्या करती है, मेहनत करती है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में क्या हो सके, उत्तीर्ण हो सके। तो वह किस रूप से अभिप्रेरित है, आपको बताना है कि कैसे वो मोटिवेट है, किस रूप में, या वो आंतरिक है या बाह्य है, सामाजिक है या नकारात्मक है। तो साथ ही यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको याद रखना है अच्छे से कि आंतरिक अभिप्रेरणा को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक को ही हम सकारात्मक अभिप्रेरणा से देखते हैं। और ये सकारात्मक अभिप्रेरणा इस बच्ची में इसलिए आई है, इस दृष्टि नाम की लड़की में इसलिए आई है, क्यों, क्योंकि वो अंदर से जागरूक है, अंदर से उसकी इच्छा बनी हुई है। बालक के किसी कार्य को करने की आंतरिक इच्छा से ही ये चीज़ जुड़ी हुई है कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है और कठिन से कठिन मेहनत तक को करने के लिए वो सुदृढ़ है, मतलब कह सकते हैं तैयार है, तत्पर है। तो कोई व्यक्ति जब अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है ना, तो वहां पे आंतरिक अभिप्रेरणा ही आती है, जिसको हम सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है। ये क्या कह रहा है? वह कारक का मतलब वह कारण आपको बतानी है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह में वृद्धि भी कर दे या उसकी हानि भी हो जाए, ह्रास भी हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे अधिगम कहा जाए, क्या उसे अभिप्रेरणा कहा जाए, क्या उसे अभिरुचि कहा जाए, या उसे हम आदत कहेंगे? तो वह कारक क्या होना चाहिए? तो भाई आपको मैं बता दूं कि कारक के तौर पे, कारण के तौर पे अभिप्रेरणा को ही आपको गिनाना है कि वह कारक व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह या वृद्धि में अगर ह्रास करे तो उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का एक आंतरिक शक्ति है दोस्तों, जो मनुष्य के इच्छित व्यवहार को जागृत करती है। क्या करती है? उसके इच्छित व्यवहार को जागृत करती है। तो हमने क्या समझा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा दोनों को उत्पन्न करती है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए यह क्या करता है? मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक का उदाहरण क्या होगा? मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था दोस्तों मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, एक तो भय है, दूसरा दुख है, तीसरा क्रोध है, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर आपको लगानी है, और वो आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्यों साथियों? क्योंकि जो भय है, क्रोध है और दुख है, ये तीनों के तीनों जो है वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई है। ठीक है, साइंटिफिक रूप से अगर देखें तो गैरिट ने भी यहाँ पर कहा है कि संवेगों को ही मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहा गया है। जितने हमारे इमोशंस होते हैं ना, हमारे संवेग होते हैं, इनको ही गैरिट ने कह दिया है कि यही सारी चीज़ें जो है, जो हमारे संवेग आते हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो सभी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होते होंगे, जैसे आनंद, भय, क्रोध, सुख, दुख, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या। ये सारी चीज़ें आप जो अभी तक इमोशंस के तौर पे देखते हैं, ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अभिप्रेरणा सीखने का क्या है? सर्वोत्तम राजमार्ग है। क्या है दोस्तों? सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये हमने बताया था, लेकिन इस परिभाषा को किसने दिया है ये आपको बताना है। तो मैकडूगल ने दिया है, स्किनर ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, या गुड ने दिया है? तो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है किसने कहा? फटाफट आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैकडूगल, स्किनर, वुडवर्थ या फिर गुड्स? ध्यान रखिएगा, स्किनर की एक बुक आई थी, उस बुक का नाम क्या था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कहा था कि इस पुस्तक में BF स्किनर ने ये बात लिखी है कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वह अधिगम के लिए सबसे सर्वोत्तम राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब एक चमचमाती सड़क है जिस पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, आराम से आप जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अब्राहम मैस्लो का एक और क्वेश्चन आया। अब्राहम मैस्लो ने के बारे में क्या कहना है कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को कितने प्रकार के बताए हैं, मतलब कितने टाइप बताए हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो मैंने तो आप लोगों को बताया था कि अब्राहम मैस्लो ने इसको कितने प्रकार से बांटा है। तो भाई याद रखना है इसको, अब्राहम मैस्लो के अनुसार भी ये 2 प्रकार से बटा हुआ है अभिप्रेरणा। मैस्लो कहते हैं कि एक तो होता है भाई जन्मजात अभिप्रेरक जो जन्म से ही रहता है, और दूसरा अर्जित करने वाला, अर्जन के माध्यम से अभिप्रेरणा होती है, जो हम बाहर से अर्जित करते हैं, ठीक है, लेते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें। सर्वप्रथम चालक, जिसको हम अंतर्नोद भी कहते हैं, इसकी संकल्पना किसने की है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक? तो ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे वुडवर्थ, जो कि 1928 ईस्वी में इन्होंने बताया था,
और इनके सहयोगी के तौर पे मूलर भी जुड़े हुए थे। तो मूलर और वुडवर्थ ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था बाधा का सिद्धांत, समस्या बाधा जो बोलते हैं ना, ऐसे बाधा का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन उन्होंने किया था। ठीक है, तो वुडवर्थ के साथ में मूलर का भी नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। तो साथियों, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, मैकडूगल या फिर वुडवर्थ? तो अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई ये जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो साथियों, इस परिभाषा की जब बात होगी तो फिर से हमारा नाम आएगा मैकडूगल जी का। विलियम मैकडूगल पूरा नाम है इनका, जिनका जन्म 22 जून 1871 ईस्वी को ब्रिटेन में माना जाता है और निधन जो है वो 28 नवंबर 1938 ईस्वी के आसपास अमेरिका में माना गया है। ठीक है, तो विलियम मैकडूगल ने ही ये परिभाषा दी थी कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दशा को निर्मित करती है, जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। देखिए भाई, हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सारे काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय माना गया है। यह परिभाषा किसने दिया होगा? तो रेंसन, लिकर्ट, गुड, सोरेंसन या गिलफोर्ड? तो आपको इसका आंसर लगाना है क्या? अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय, इस परिभाषा को सोरेंसन, लिकर्ट ने ही दिया है। व्याख्या भी अगर देखें तो योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक माने गए हैं। 1932 ईस्वी के आसपास में लिकर्ट को इनके प्रतिपादक या जनक के तौर पे माना गया है। तो इस विधि का नाम क्या है? योग निर्धारण विधि। इसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रबंध का हृदय जो है वो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट ने किया है? एक तो दैहिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, दूसरा दैहिक जन्मजात सामाजिक है, तीसरा है मनोसामाजिक स्वाभाविक, या चौथा है जन्मजात अर्जित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, जहां पे हम दैहिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों की बात यहां पर करते हैं। तो गैरिट का ही मत था, उनका ही ये कहना था, उनका मानना था कि सामाजिक अभिप्रेरक व्यक्ति के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये गैरेट का मत था, उनका मानना था। ठीक है, तो सामाजिक अभिप्रेरक व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब सामाजिक अभिप्रेरक में मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, है ना। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के जब स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, उनके आत्मगौरव को ठेस पहुँचे, तो वो आदमी काफ़ी विचलित हो जाता है। क्यों? कि उसकी पूरी चारित्रिक जो एक्टिविटी है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और उसमें अगर किसी प्रकार की ठेस हो, उसमें किसी प्रकार की परेशानी हो, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को काफ़ी आघात लगेगा। इसलिए ये जो मोटिवेशन है, सामाजिक जो अभिप्रेरक हम कहते हैं, है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है, लेकिन किसे? क्या उन बच्चों को हम शारीरिक कष्ट दें, अर्थात शारीरिक दंड देना सही है, या फिर नवाचारों का प्रयोग, नवाचारों का मतलब नए नए प्रैक्टिकल करना, ठीक है, या मिठाई का प्रलोभन देना, चलो छोटे बच्चे हैं चॉकलेट बांट दिए, या फिर माता पिता से शिकायत करके उनको डराने का या धमकाने का बात चले। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं, इसमें से 19 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए ये रहेगा आपका बी ऑप्शन, नए नए प्रैक्टिकल करना, नवाचार करना,
है ना, अलग अलग गतिविधियों से बच्चों को सिखाना, ये जो तरीका है नवाचार का, यही एक विचार है, एक व्यवहार है, एक वस्तु है जो क्या है, एकदम नया है, नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न भी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षा मतलब आप पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को जब आप अभी प्रेरणा प्रदान करने का सोचें, मोटिवेट करने की सोचें, तो उनको नए नए तरीके से आप उनको नए प्रैक्टिकल कर करके उसको सिखाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील परिवार के बालकों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवार उस परिवार को कहेंगे साथियों जहां पर लोग, जिस परिवार में माता पिता परिवारजन शिक्षित हैं, समझदार हैं, बच्चों के प्रति भी जागरूक हैं, ऐसे परिवार को हम गतिशील परिवार कहेंगे, है ना। निरंतर वो अपने कार्य में प्रगतिशील है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है प्रगतिशील परिवारों में बालकों के लिए। एक तो आक्रामकता है, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है उपलब्धि और चौथा है संबंधन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपलब्धि। अब उपलब्धि क्यों, इसकी व्याख्या छोटी सी बात से समझ जाएंगे आप कि उपलब्धि की चाह में प्राणी या व्यक्ति की अगर बात करें तो क्रिया करने के लिए वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे ये अचीवमेंट लाना है, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ को प्राप्त करना है मतलब मुझे करना है, ये अंदर से ये भावना विकसित हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की छोटी उपलब्धि से अभिप्रेरित होकर बड़ी उपलब्धि के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। तो हम कहते हैं ना कि हर छोटी छोटी उपलब्धि या सफलताओं से ही बड़ी सफलता प्राप्त की जाती है ना। तो यही बातें आप प्रगतिशील परिवार के संबंध में भी समझेंगे कि यदि यहाँ पर अगर कोई बच्चा है, बालक है और उसको हम प्रेरणा देना चाह रहे हैं, प्रेरक देना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो प्रबल तरीका क्या होता है, उपलब्धि ही होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ऐसी तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे? ऐसी तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञान अवस्था कहेंगे या अंतर्नोद अवस्था, लक्ष्य पूर्ति अवस्था या फिर प्रोत्साहन अवस्था। तो साथियों आपको याद रखना है कि इसे हम अंतर्नोद अवस्था कहेंगे। अंतर्नोद को ही चालक या प्रणोद भी कहा जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। अंतर्नोद आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ये बात कही गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरक खाली स्थान द्वारा उत्पन्न होते हैं या खाली स्थान में उत्पन्न होते हैं? किशोरावस्था से, जन्म से, बाल्यावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो मोटिवेशन कहाँ से पैदा होता है? क्या जन्म से होता है या बाल्यावस्था से होता है, किशोरावस्था से होता है या प्रौढ़ावस्था से होता है? ध्यान रखिएगा, जब हम जन्म लेते हैं ना तभी से हमारे अंदर अभिप्रेरणा विकसित हो जाती है। अभिप्रेरक जो है वो जन्म से उत्पन्न होने वाली चीज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति के अंदर होने वाली ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? मैकडोनाल्ड, टाइडमैन का, आलपोर्ट का या फिर गिलफोर्ड का? तो यहां पे आपको याद रखना है मैकडोनाल्ड। व्यक्तिक प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो इसके जो जनक है थार्नडाइक और सांवेगिक प्रवृत्ति का जनक माना जाता है विलियम मैकडूगल को, और इन्हें ही विलियम मैकडूगल को ही इसका कथन कहने वाले कथक के तौर पे इसको माना गया, मतलब इन्हीं के माध्यम से ये कहा गया है, ये आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मैकडूगल ने व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार का कारण क्या बताया? खाली स्थान को माना है, किसको माना है? क्या मूल प्रवृत्ति आएगा, उद्देश्य आएगा, आवश्यकता आएगा या अभिप्रेरणा आएगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, मैकडूगल ने व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार का कारण किसको माना?
तो साथियों यहाँ पर आप जाएंगे तो मूल प्रवृत्ति ही इसके लिए प्रबल दावेदार के तौर पे एक राइट आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति में याद रखना है कि संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स को जाता है जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्ण और व्यवस्थित सिद्धांत की जब बात होती है तो इसके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों नाम आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। विलियम जेम्स ने सबसे पहले प्रयोग किया जो अमेरिका से है, लेकिन इसकी व्यवस्थित तौर पे अगर सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाए तो विलियम मैकडूगल को कहेंगे। तो मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को ही कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो सकती है, तो अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किलपैट्रिक ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 18, 32, 6 या फिर 5? तो किलपैट्रिक के अनुसार टोटल 5 मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। और याद रखिएगा, योजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, इसके जनक विलियम हेनरी किलपैट्रिक को माना जाता है। ठीक, तो साथियों आज हमने जो है लगभग 25 क्वेश्चन ये किए हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको ये बतलाते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और आने वाले समय में और भी अलग अलग आपके क्वेश्चन कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिमाग में रखने होंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब आपकी थ्योरी के साथ ये एमसीक्यू प्रैक्टिस